हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यूनिपार्ट इंडिया के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंपनी इंजीनियर्ड सिस्टम्स और सॉल्यूशन बनाने का ये कंपनी काम करती है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो भी ऑफ हाईवे मार्केट के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और मेनली अगर हम ये प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके अलावा जो फॉरेस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री होती है तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट का मेन यूज किया जाता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हमें कंपनी के नजर आते हैं। एक तो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम, फिर उसके अलावा जो प्रिसीजन मशीन्ड पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो एडजेसेंट जो प्रोडक्ट वर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पावर टेक ऑफ हो गया, फैब्रिकेशन हो गया और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हो गया, तो ये सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 5 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है। इसमें से 2 लुधियाना पंजाब के अंदर है और उसके अलावा एक विशाखापट्टनम के अंदर हमें नज़र आती है और 2 यहाँ पे कंपनी के हमें नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नज़र आती है। तो देखिए, लगभग 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की खुद की है और लगभग 25 कंट्रीज में यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हमें होते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक 25 कंट्रीज का ये जो नंबर है ये हमें काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अगर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर अगर ये कंपनी का फोकस है और जिस तरीके से अभी ग्लोबली मैक्रो लेवल पे जिस तरीके से अभी थोड़ी दिक्कतें चल रही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 6 महीने कंपनी के लिए थोड़े डिफिकल्ट रह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी वगैरह भी है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी कंपनी की खुद की है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे मेन अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे कंपनी को एक भी रुपया आईपीओ से मिलने वाला नहीं है। सिर्फ नॉर्मली जो आईपीओ के एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो कंपनी यहाँ पे लेने वाली है। उसके अलावा जितना भी पैसा है यहाँ पे आईपीओ का, वो यहाँ पे या तो थोड़ा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाला है और थोड़ा पैसा जो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने आईपीओ से पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके पास में ये पैसा जाने वाला है। तो देखिए, मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। कंपनी को बिल्कुल भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अगर कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी तो उसके लिए कंपनी को अपना वैल्यूएशन और कम करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें गलत नजर नहीं आती है। कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट नहीं है, तो अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है तो मेरे ख्याल से कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी एक फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हमें यहाँ पे ये कंपनी नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे इन चीज़ों में कोई गलत बात नहीं है। अगर कंपनी के प्रमोटर थोड़ा स्टेक डाइल्यूट करके पब्लिक को भी अगर उसमें ग्रोथ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें मुझे कोई भी यहाँ पे गलत चीज़ें वहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, गुरदीप सोनी जी और परमजीत सिंह ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 1062 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर उसके बाद में 1920 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम हो गया था और 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये जो रेवेन्यू का नंबर है ये हमें काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्सोलिडेशन ही हमें यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन देखिए, 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमने कोविड वाला ईयर देखा है, तो उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे रेवेन्यू में कोई ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला था और यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये चीज़ें पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो पिछले साल रिसेंटली यहाँ पे कंपनी ने 1231 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 166 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 300 करोड़ से रेवेन्यू के नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं और परसेंटेज वाइज ये नंबर हमें 30% के ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 347 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 1400 से 1500 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें कंपनी का होता हुआ नजर आएगा और जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 15-16% की ग्रोथ हमें यहाँ पे रेवेन्यू टर्म्स में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी हमें कम होती हुई नजर आई थी। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2021 में जो इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट थे वो वहाँ पे काफ़ी कम हो गई थी, तो उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन थे वो कंपनी के थोड़े हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए थे। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है और जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें 10% से भी ज़्यादा का यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग लेवरेज है कंपनी के लिए वो हमें प्ले आउट होता हुआ नजर आया है।
और अगर हम अभी एक क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 200 से 210 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और अगर ये नंबर अगर कंपनी अचीव करती है तो लगभग 20-25% से हमें पिछले साल के कंपेरिजन में ये नेट प्रॉफिट का नंबर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 345 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना एग्रेसिवली जो कंपनी ने डेट कम किया है तो उसकी वजह से भी जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की कम हुई है तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए अभी सिर्फ 114 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो हार्डली अगर आप देखोगे सिर्फ 10 से 12 करोड़ का ही इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करती हुई नजर आ रही है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बैंक को वो पे करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। अब बैंक को नहीं, कंपनी को वहाँ पे उसे पे करने में मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला वेडनेसडे है उस दिन आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और फ्राइडे के दिन आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 577 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है। 25 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है और 835 करोड़ का ये आईपीओ और ये पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास में जाने वाला है और अराउंड 35% के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 280 से 290 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। और ये मान के चलिए कि लगभग 2500-3000 करोड़ की डिमांड हमें रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर वो डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो वहां पे लगभग 7 से 8 टाइम ये हमें आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलॉटमेंट के चांसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 की अर्निंग के हिसाब से लगभग 36 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और लगभग 15 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे काफी एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसी कुछ कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें लगभग 20-25 के लगभग का पी रेशियो ही मिलता है। तो ये मत सोचिएगा कि पी एक्सपांशन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 151 का नेट एसेट वैल्यू में नजर आता है और अभी अभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें और बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 से 4 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो 31% का आरओसी है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 24% है। तो देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की चीजें काफी अच्छी नजर आती है और डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.17 है और जिस तरीके से एग्रेसिवली कंपनी अपना डेट कम करती हुई नजर आ रही है तो ऐसे इंडिकेशन लग रहे हैं कि कंपनी को पूरा डेट फ्री बनना है। और अगर कंपनी डेट फ्री बन जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पे जो रिटर्न ऑन अगर हम बात करेंगे जो आरओसी का नंबर होगा वो कंपनी के लिए काफी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 9 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे और 12 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट की एप्लीकेशन लगाने के लिए 14,425 रुपीज लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट की एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसके लिए 1,87,525 रुपीज लगेंगे। देखिए मेरे ख्याल से तो रिटेल एप्लीकेशन के अगर आप लगा रहे हो तो एक लॉट की एप्लीकेशन ही आपको लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाओगे तो वहाँ पे आपको वैसे भी एप्लीकेशन नहीं मिलने वाली। मुझे लगता है कि आईपीओ 5 या 6 टाइम आराम से सब्सक्राइब हो जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी अगर हम स्मॉल HNI एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसको लगाने के लिए 2,01,950 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये काफी एक अच्छा पास में इन्होंने एक नंबर रखा है। तो यहाँ पे अगर आपको 2 लाख की अगर एप्लीकेशन लगानी है तो मेरे ख्याल से आपने स्मॉल HNI में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें एप्लीकेशन लगाते हो और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको पूरे 2,01,000 के शेयर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन पैरामीटर्स यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आ रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी हमें काफी अच्छे नजर आते हैं। कोई ज्यादा डेट नहीं है बुक के ऊपर। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है तो वहां पे अराउंड 20 से 30% की जो लिस्टिंग इन है वो यहाँ पे मेरे ख्याल से पॉसिबल है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो धर्माज क्रॉप गार्ड करके जो कंपनी है उसका भी आईपीओ काफी अच्छा नजर आता है। मुझे लगता है कि दोनों के अंदर लगभग 20 से 30% के गेन मिल सकते हैं। अगर आपके पास में दोनों के अंदर एप्लीकेशन लगाने का पैसा अगर आपके पास में है तो मेरे ख्याल से आपने डेफिनेटली एप्लीकेशन लगानी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यूनिपार्ट इंडिया के आईपीओ के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।